हाय एवरीवन। चलो फिर एक बार मैं आ गया हूँ चैप्टर लेके सेम प्रोबेबिलिटी। अब ये रहेगा, मैंने प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 7। अब तक मैंने आपको इंडिपेंडेंट इवेंट तक सारी चीज़ें सिखा दी है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। चलो उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। हियर इज द टॉपिक टोटल प्रोबेबिलिटी। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। This is the concept number 7 and known as the total probability. So, चलो कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास बैग है। ये हमारे पास बैग है और बैग के अंदर दो चीजें हैं, बॉल्स एंड चॉकलेट्स। जस्ट अ मिनट। ओके, इट इज वर्किंग। ठीक है, तो मान के चलते हैं ये बैग नंबर 1 है, जिसके अंदर 4 बॉल एंड 4 चॉकलेट है, बॉल एंड चॉकलेट। और ये बैग नंबर 2 है, जिसके अंदर 5 बॉल एंड 3 चॉकलेट है। और ये बैग नंबर 3 है, जिसके अंदर 3 बॉल एंड 5 चॉकलेट्स हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द बॉल। अ बॉल, मैंने ये नहीं कहा कि वो बॉल बैग 1 से डिस्ट्रीब्यूट करो। एक बॉल को कितने तरीके, व्हाट इज, सॉरी, इन हाउ मेनी वेज में कह रहा हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी आर सिलेक्टिंग अ बॉल फ्रॉम अ बैग। मैंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी आर सिलेक्टिंग अ बॉल फ्रॉम द बैग। मैंने ये थोड़ी कहा कि बैग नंबर 1 से ही वो बॉल चाहिए। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो क्या क्या केस बनता है। केस क्या क्या बनेगा, केस 1 बनेगा कि बैग 1 एंड बॉल इज ड्रॉन। बॉल इज ड्रॉन मतलब बैग 1 इज सिलेक्टेड एंड बॉल इज ड्रॉन। फिर केस 2 बनेगा कि बैग 2 एंड बॉल इज ड्रॉन। बॉल इज ड्रॉन। अब तुम कहोगे कि सर बैग 2 क्यों लिख रहे हो, लिख दो ना डायरेक्ट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। नहीं, ये इसमें कुछ लॉजिक है। बैग 3, बैग 3 and ball is drawn. Ball is drawn. So either this case or this case और दिस केस। अब फिर एक बच्चा बोलेगा ठीक है सर, वो तो क्लियर हो रहा है कि बैग 1 से वो बॉल निकलेगा बैग 2 से, लेकिन फिर टोटल कैसे करेंगे। तो देखो सारे के सारे, अब देखो ये बैग अलग है, ये बैग अलग है, ये बैग अलग है, ना मुझे इस बैग से कुछ लेना देना है। ये अपना एक इंडिपेंडेंट है, ये अपना एक इंडिपेंडेंट है, ये अपना एक इंडिपेंडेंट है। तो अगर देखा जाए A1 A2 A3, तो 3 अलग अलग कलर के बैग है। ये मान के चलो रेड बैग है, रेड बैग है। ये मान के चलो ब्लैक बैग है, ये मान के चलो ग्रीन बैग है। तो क्योंकि इनके कलर भी अलग हो गए, तीनों यूनिक बैग हो गए, तो इन तीनों में कोई कॉमन सी चीज नहीं है। इसलिए A1 A2 A3 जब कॉमन न मिले तो उसे क्या कहते हैं, याद करो, प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। तो A1 A2 A3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब A1 A2 A3, या तो बॉल A1 से निकाला जाएगा, या तो A2 या तो A3, और कोई ऐसा तो है नहीं बैग की A4 भी है वहां से निकाल लिया गया। तीन ही बैग है, तीन में से किसी एक से तो निकलेगा ही निकलेगा। मतलब कि जो A1 A2 और A3 की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो तो 1 हो जाएगी, इसलिए एग्जॉस्टिव भी है। अच्छा, एक बच्चा बोले सर मुझे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव नहीं समझता है। कोई बात नहीं, मत टेंशन लो। अब इसे कैसे लिखोगे पहले ये सोचो। तो बैग 1 इज सिलेक्टेड एंड बॉल इज ड्रॉन। बॉल फ्रॉम बैग 1 इसको कहते हैं। अब ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज होगी, याद करो। कोई बच्चा कहेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे होगी सर। तो P ऑफ A बाई B का फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P ऑफ A एंड B क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ A बाई B हो जाएगा। सॉरी, P ऑफ B इंटू P ऑफ A बाई B हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो फिर आगे देख लेते हैं। तो ये चीज आ गई, तो इस हिसाब से
तो फिर ऐसे लिख सकते हैं कि बैग वन इज सिलेक्टेड एंड बॉल इज थ्रोन व्हेन बैग वन इज सिलेक्टेड। बैग वन, अब ये तीन अलग अलग कलर के बैग है, तो रेड बैग कितने हैं, एक है आउट ऑफ थ्री बैग। अब उसमें ब्लैक सॉरी बॉल्स कितने हैं, तो बॉल फोर है एंड टोटल ऑब्जेक्ट कितने, फोर में से कोई भी वन लिया तो फोर सी वन लिखेंगे। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, फोर फोर एट हो गए, तो 4/24 हो गया। फिर या तो बैग टू से सिलेक्ट हो एंड बैग टू सिलेक्ट हो, फिर बॉल ड्रॉ किया जाए तो लिखेंगे तो ऐसे ही कि बैग टू हमने सिलेक्ट किया एंड बॉल ड्रॉ किया बैग टू से, बॉल ड्रॉ किया बैग टू से, तो आंसर क्या आएगा, बैग टू भी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/3 एंड उसमें से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/8 हो जाएगी, तो इट्स अ 5/24। ठीक है, बैग थ्री इज सिलेक्टेड, बैग थ्री इज सिलेक्टेड एंड बॉल इज ड्रॉन, तो सीधी सीधी बात है बैग थ्री से बॉल ड्रॉ किया, बॉल ड्रॉ किया, तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। सो ये हो जाएगा वो 3 1/3 चांस है, थ्री में कितने बॉल्स है, थ्री, 3/8 हो गया, तो 3/24 हो गया। अब सेम डिनोमिनेटर रखो ताकि ऐड करने में आसानी हो। अच्छा, अब अगर मैं इवेंट को देखूं, इवेंट को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल ड्रॉन, अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम अ बैग, फ्रॉम अ बैग, अ बैग किसी एक बैग से बॉल ड्रॉ किया, तो फिर तो ये हो सकता है कि या तो पहले बैग से ड्रॉ किया हो, ठीक है, या फिर, अच्छा अब क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों आएगा, तो चलो थोड़ी सी एनालिसिस, क्या है तुम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो, पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए तो, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए तो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन जीरो होता है, तो फिर पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, तो ऐसे हो जाता है। अब मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यूनियन प्लस का काम करता है अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो। मैंने तो कहा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बैग वन अलग है, बैग टू अलग है, बैग थ्री अलग है, तो सेकेंड बैग से बॉल ड्रॉ किया है और थर्ड बैग से बॉल ड्रॉ किया, तो दैट इज व्हाट, पहला कितना आया था आप देख लो, पहला कितना आया था, 4/24, 5/24, 3/24, 5 3, 4/24, 5/24, 3/24, दैट इज व्हाट 12/24 आ गया एंड दैट इज व्हाट 1/2, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब सीधे सीधे इसको थियरम में कैसे चेंज करेंगे। अब सपोज करो इसका थियरम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कह सकते हैं कि मान के चलो एक इवेंट E1 है, एक इवेंट E2 है, एक इवेंट E3 है, हम्म, एक इवेंट ऐसे करके डॉट 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 ऐसे EN तक इवेंट्स हैं, EN तक इवेंट्स हैं, और ये सब अंडर द सेम सैंपल स्पेस हो रहे हैं। तो अब आप देख के ही समझ पाओगे E1 होगा या तो E2 होगा या तो E3 होगा या टिल टिल ऐसे डॉट 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 EN तक होगा, बरोबर। अब मैंने ऐसा तो नहीं है, अगर मैं ऐसे बनाऊं ये E1 है और फिर मैंने बना दिया कि ये E2 है, तो फिर इनके अंदर कुछ कॉमन दिखता है, बट मैंने तो अलग अलग बनाया है कि ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, सारे इवेंट्स होंगे, ठीक है। अब कोई ऐसा इवेंट जो इन सबके साथ हो सकता है, मान के चलो उस इवेंट का नाम है ई, बरोबर, तो फिर टोटल प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं हम, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो उसे हम ऐसे लिखते हैं कि ई पॉसिबल फ्रॉम E1 और ई पॉसिबल फ्रॉम E2 ऐसे करके, और ई पॉसिबल फ्रॉम E3 एंड और करके ई पॉसिबल फ्रॉम En, फिर इसे हम अगर समेशन में लिख देंगे तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पॉसिबल फ्रॉम ई आई, ऐसे हो गया, समझ में आया। और अगर तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम है तो तुम आराम से कह सकते हो कि
तो इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ई आई, ठीक है ना। बिकॉज ई आई की तो प्रोबेबिलिटी मालूम है मुझे ई वन की। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ई वन क्या होता है इसमें, तो वही बैग, हमें बैग वन की प्रोबेबिलिटी मालूम है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ बैग वन आई कैन गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल, ठीक है। तो ई की कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम ई आई, तो ये है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब एक बच्चा बोले कि नहीं सर मुझे नहीं समझा, कोई बात नहीं, उसके लिए टेंशन मत लो। सोल्यूशन में आते हैं पहले क्वेश्चन के। अब ध्यान से देखना, एक बैग में 4 रेड और 3 ब्लैक है, चलो बैग बना लेते हैं। ये बैग 4 रेड और 3 ब्लैक है। अब मान के चलो कि ये ब्लैक कलर का बैग है। दूसरे बैग में 2 रेड और 4 ब्लैक है, ये व्हाइट कलर का बैग है, ठीक है। वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम सिलेक्टेड बैग, वन बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। अब ये कह रहा है कि किसी एक बैग को सिलेक्ट करके उसमें से रेड बॉल ड्रॉ किया। अब यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो फिर हो सकता है बंदे ने पहला बैग सिलेक्ट किया एंड उसमें से रेड बॉल निकाला, तो इसे हम क्या लिखेंगे, रेड बॉल फ्रॉम बैग वन। अब ये मुझे मालूम है कि बंदे का हाथ किधर गया है, बैग वन में, फिर रेड बॉल निकलेगा वो देखेंगे। क्योंकि अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होता है, एग्जॉस्टिव के लिए और जब केस आता है तो बीच में प्लस आता है। या तो अभी मैंने मान लिया कि बंदे ने पहले बैग टू लिया और उसमें हाथ डाल दिया, अब बैग टू में हाथ डाल के, क्योंकि बैग में दोनों बॉल है, रेड और ब्लैक दोनों है, तो रेड निकालने की पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि बंदे का हमने कलर देख लिया कि उसका हाथ सेकेंड बैग में है, ठीक है, बट वो बॉल रेड कलर का आएगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। अब दो बैग है तो पहला बैग 1/2 वे से सिलेक्ट होगा। अब देखो जिनको ना समझ में आए, अब देखो जैसे ये तुम हो, ये तुम्हारा लेफ्ट पॉकेट है, तुम्हारा राइट पॉकेट है। एक दुकान वाले को 100 रुपया देना है, तुम्हारे इस पॉकेट में भी 500 रुपए है और इस पॉकेट में 1000 रुपए है। तो अब तुम बेवकूफी तो नहीं करोगे कि 50 रुपया यहाँ से और 50 रुपया यहाँ से, फिर दोनों में से किसी एक पॉकेट को सिलेक्ट करोगे। ये पॉकेट के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2 या ये इसकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2, और उठा के उसको पैसे दे दोगे, बस वही सेम लॉजिक है। या तो बैग वन सिलेक्ट हुआ 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ क्योंकि उसमें 4 रेड बॉल है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 क्योंकि टोटल बॉल 7 है, और C1 लगेगा यहाँ पे क्योंकि अ बॉल है। या तो फिर बैग 2 सिलेक्ट होगा, उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/6 आ जाएगी। अब 1/2 कॉमन ले लो, तो होपफुली 4/7 प्लस 2/6 को 1/3 करके सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 7 19, 19 हो गया और 42 हो गया। तो देखो कितना डिफिकल्ट था ये, और डिफिकल्ट नहीं। अगर कोई डिफिकल्ट कहता है इसका मतलब आपने प्रोबेबिलिटी को समझा ही नहीं है। अच्छा ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रॉब्लम है, इसको अभी नहीं करूंगा, इसको बाद में करूंगा, थोड़े लंबे प्रॉब्लम से मैं दूरी बना के रखता हूँ, ठीक है। ये भी अच्छा, ये नहीं दूरी बना के रखता हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि वो मैं नहीं करता, करूंगा, बट जब तक थोड़ी देर में क्या है तुम लोग भी उतने कैलिबर वाले हो जाओगे कि प्रॉब्लम की एनालिसिस फटाफट कर पाओगे। 2/3 ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास आर बॉयज, क्लास में 2/3 बॉयज हैं, बट ऑब्वियस ट्रांसजेंडर की बात तो हो नहीं रही है, 1/3 गर्ल्स होंगे। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द गर्ल गेटिंग द फर्स्ट क्लास इज 0.25। अब फर्स्ट क्लास गर्ल लेके आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 है, एंड बॉय फर्स्ट क्लास लेके आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.28। अब इसने क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन एट रैंडम विल गेट द फर्स्ट क्लास। टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। अब मैंने किसी एक को बच्चे को उठा दिया, ठीक है, और बच्चे को, किसी भी बच्चे को, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन एट रैंडम विल, स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो चूजन स्टूडेंट या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगी, ठीक। अब गर्ल को फर्स्ट क्लास, बॉय को फर्स्ट क्लास आने की पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट क्लास आई नो दैट, अब उसको मैंने देख लिया तो मुझे पता चला अरे हाँ ये तो लड़का है, उसके फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
और देखा तो पता चला ये तो लड़की थी, इसके फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इज 2/3 एंड वन थर्ड सॉरी एंड 0.28 chance is for getting first class, and one third is chance for girl, and 0.25 is chance for getting first class. Add कर तो 56 25 81 हो रहा है, 80.81 divided by 3, that is what 0.27 आ गया आंसर। तो काफी इजी न्यूमेरिकल से, सिर्फ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अरे यार ये भी काफी बड़ा लेंगे, चलो करते हैं, करते हैं। ऑन कंटेंट टू वाइट एंड टू ब्लैक, चलो बना लिया। कोई पूछे ऑन का मतलब क्या होता है, इट्स मीन बाई ब्लैक। टू वाइट है एंड टू ब्लैक है, बरोबर। इफ इट इज white, a ball is drawn at random, मतलब एक बॉल निकालना है। if it is white then it is not replaced into the on, otherwise it is replaced along with the another ball of the same color। another ball क्या है, ब्लैक ही बॉल तो है। white निकाला, अगर मैंने white निकाला तो व्हाइट को अंदर नहीं डालना है, व्हाइट को निकाल के साइड ही रखना है, साइड में। लेकिन अगर मैंने ब्लैक निकाला तो ये ब्लैक प्लस वन मोर ब्लैक को मुझे अंदर डालना है, ये कह रहा है। जैसे मैंने ये पढ़ा, रिप्लेस्ड अलोंग विद द अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर, ब्लैक निकाला, अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर मतलब क्या है, उसी कलर का बॉल, ब्लैक कलर का। द प्रोसेस इज रिपीटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। क्या करना चाहता है, थर्ड बॉल मतलब 3 बार बॉल निकालना चाहता है, 3 बार बॉल निकालना चाहता है और तीसरा उसे ब्लैक रखना है। यही तो कहना चाह रहा है। थोड़ा हेक्टिक है यहाँ पे, केसेस बनाना पड़ेगा। टू ब्लैक टू वाइट, अब मेरे हिसाब से पहला वाइट निकाला, उसे उसने साइड रख दिया, इस वाइट निकालने की पॉसिबिलिटी 2/4 हो गई। फिर एक और बॉल निकाला, अगेन ये वाइट निकला, तो वन थर्ड वाली प्रोबेबिलिटी हो गई, क्योंकि एक वाइट तो निकल चुका है, एक ही वाइट बचा है। फिर तीसरा उसे ब्लैक निकालना है, तो बचा हुआ 2 बॉल है और दोनों के दोनों ब्लैक है, तो 2C1/2C। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मेरा कहता है, टोटल प्रोबेबिलिटी मेरा कहता है वाइट वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक ब्लैक, ब्लैक वाइट ब्लैक, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। अब इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो ये मैंने एक केस सोच लिया कि ये ऐसे होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट क्या होगा, 2/4, देन अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ वन मोर वाइट 1/3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इज 1। अब अगले कलर से यहाँ पे लिखता हूँ, व्हाइट निकाला जिसकी प्रोबेबिलिटी है 2/4, इसको रखा साइड। फिर मैंने क्या निकाला, ब्लैक, ब्लैक निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि दो ब्लैक बचे 2/3, क्योंकि एक बॉल निकल चुका है। लेकिन जब ये निकला तो इसके अंदर मैंने ओ प्लस ब्लैक बॉल डाल दिया, दिस ब्लैक प्लस ब्लैक ऐसे कह दो ना, 2 ब्लैक डाला। तो अब व्हाइट तो निकल के आ चुका था बाहर, 3 ही बॉल थे, ब्लैक भी निकल गया, एक ब्लैक निकला था, लेकिन उसके साथ 2 ब्लैक अंदर डाले। तो इसके हिसाब से अब हो गए 3 ब्लैक। अब 3 ब्लैक होने के साथ साथ व्हाइट तो अभी भी निकला हुआ है ना, इधर पहले से निकाल के फेंका हुआ है, 4 बॉल है,
ये करने के बाद भी एक और ब्लैक निकालने की पॉसिबिलिटी, तीन ब्लैक हो गए और एक व्हाइट, 3/4। तो ये इसका आ रहा है 2/4, 2/3, 3/4। एक और केस मैंने ले लिया। अब मैंने निकाला ब्लैक, तो इट्स ए 2/4। लेकिन उस ब्लैक के साथ एक और ब्लैक अंदर डाला, तो दो, वो ब्लैक तो डाला ही डाला, तो वापस से दो ब्लैक हो गए। और एक और ब्लैक डाल दिया तो तीन ब्लैक हो गए। ठीक है, तो तीन ब्लैक के साथ पांच बॉल हो गए, तो व्हाइट निकालूंगा उसके बाद तो 2/5 हो जाएगा। और फिर ब्लैक निकालूंगा, तो व्हाइट निकाल के तो मैंने साइड रख दिया। फिर ब्लैक, तो बचे चार बॉल, लेकिन यहाँ पे तीन हो गए, तो 3/4 हो गया। तो 2/4, पहले ब्लैक निकाल में से एक निकाला, फिर व्हाइट में से एक निकाला 2/5, इसलिए कि ब्लैक एक और एक्स्ट्रा डाला है। फिर व्हाइट तो निकाल के बाहर रखा है, इसलिए सैंपल पॉइंट में 4 ही हो जाएगा और ब्लैक 3 रहेगा। तो देखते हैं। देन वी आर गोइंग फॉर अनदर केस। ब्लैक, पहला ब्लैक निकाला तो 2/4 हो गया। अगेन एक ब्लैक निकाला, क्योंकि इस ब्लैक को रिटर्न करने के बाद और एक ब्लैक डाला, तो 3/5 हो गया। फिर ये भी ब्लैक अंदर डाला, तो एक और ब्लैक हो गया, तो 4/6 हो जाएगा। क्योंकि हर बार एक ब्लैक डालेंगे, 4/6 हो जाएगा। 2/4, 3/5 और 4/6। देख लो, कुछ छूट तो नहीं रहा है। हाँ, बस यही तो केस बनेगा टोटल। अब क्या बनेगा? हाँ ठीक है, चलो ये 1/6 हो गया। हो गया, तो ये 1/4 हो गया। ये 3/5 हो गया। 4 से गया। बेटा, एक मिनट, 3/20 ये हो गया। एक ही 4 कटा ना, एक 4 तो रहेगा। ये 1/5 आ रहा है। 1/5, 6, 4, 25, LCM 30, नहीं 20 नहीं जाएगा। 40 से 20 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 60। 60 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई किया, बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया। 25 और 21, 46/60, 23/30। ये आंसर आ गया। देखो, अच्छा इसका लेवल तो मैं कहूँगा ठीक ठाक न्यूमेरिकल था, मतलब मीडियम लेवल का प्रॉब्लम था। सिर्फ थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ के सोचने की जरूरत थी। शार्प माइंड वाले फटाक से कर लेंगे, लेजी बच्चों को थोड़ी दिक्कत होगी, और जो बच्चे एवरेज टाइप के हैं वो मे बी राइट कर लेंगे, मे बी रॉन्ग करेंगे। Unbiased coin is tossed. If result is head, a pair of unbiased dice is rolled. The number obtained by adding the number of true faces is noted. लेकिन वो हेड के साथ, ये सेम न्यूमेरिकल मैंने करवाया था अभी हाल फिलहाल में किसी बच्चे को, लेकिन उसका ये न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट था। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नोटेड नंबर इज आइदर 7 और 8? इसमें तो हेड के साथ ही 7 और 8 लाना है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में वो क्या कहता है, जब हेड आ जाए तो पहले तो तुम्हें हेड लाना है, क्योंकि कॉइन टॉस कर रहे हो। और हेड आ जाए तो 7 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, जब वो दोनों डाइस के नंबर नोट किया। या तो फिर हेड आ जाए, और फिर 8 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, हेड आ गया तो 8 आने की पॉसिबिलिटी क्या है। हेड 1/2, हेड 1/2। 7 के लिए कौन कौन से फेवरेबल है? 1, 6, 6, 1, 3, 4, 4, 3, 2, 5, 5, 2। 6/36 आ जाएगा। 8 के लिए क्या फेवरेबल है? 5, 3, 3, 5, 4, 4 उल्टा भी 4, 4, 6, 2, 2, 6।
5/36 आ गया, तो 6 और 5 11 डिवाइडेड बाई 2 6 या 72 कॉमन डिनोमिनेटर। तो देखो काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स है, बड़े आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं, कुछ दिक्कत भी नहीं आ रही है। तो अगर आप ईमानदारी से क्वेश्चन की एनालिसिस करोगे तो आपको आई होप इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑन कंटेन एम वाइट एंड एन ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाला। अभी वो वाइट हो सकता है सपोज करो, या फिर वन बॉल ब्लैक हो सकता है। drawn at random and is put into the on along with k additional balls of the same color। मतलब इसको वापस से प्लस के वाइट के साथ वापस से इसको इसके अंदर डाल दिया, या फिर प्लस के ब्लैक के साथ उसको अंदर डाल दिया, और फिर कहता है balls of the same a ball is drawn at random। फिर से एक बॉल निकाला, एक प्रोसीजर के बाद फिर एक वन मोर बॉल। ये डायग्राम वाइज समझते रहो, इसकी इंग्लिश को क्रैक करने का यही तरीका होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन नाउ इज वाइट, ये मस्ट बी वाइट। तो ये तो बड़ा सीधा है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो देख के ही समझ में हो गया। या तो पहले चलो टोटल में मैं लिख दूंगा, पहला वाइट है एंड दूसरा वाइट है, प्रोवाइडेड पहला वाइट है, पहला वाइट है, सॉरी पहला ब्लैक है, पहला ब्लैक है एंड अगेन दूसरा जो बॉल निकलना चाहिए वाइट, प्रोवाइडेड पहला ब्लैक है, पहला वाइट है, तो कितने बॉल वाइट है, एम वाइट है, एम सी वन डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स एम प्लस एन सी वन। अब दूसरा वाइट है, तो इस वाइट बॉल को अंदर डाल दिया गया, यानी कि जब तुम निकाले तो m-1 हुआ था, वापस डाल दिए तो m हो गया, फिर और k बॉल डाले तो m प्लस k बॉल हो गया, जो व्हाइट कलर का हो गया, उसमें से कोई एक निकाला डिवाइडेड बाई टोटल बॉल m प्लस n प्लस एक न्यू एडेड बॉल हो गया। ब्लैक nc1 अपॉन m प्लस nc1 मल्टीप्लाइड बाई व्हाइट, व्हाइट होने की पॉसिबिलिटी, तो एम ही बॉल वाइट है ना, क्योंकि आपने ब्लैक निकाला तो ब्लैक बॉल्स डाले अंदर, तो टोटल बॉल तो एम प्लस एन प्लस के, क्योंकि एन ब्लैक थे और के बॉल ब्लैक हो गए, तो ये हो गया एम अपॉन एम प्लस इंटू एम प्लस के अपॉन एम प्लस एन प्लस के, एन अपॉन एम प्लस एम अपॉन एम प्लस के, जो है एम एम प्लस एन, एम अपॉन एम प्लस एन इंटू वन अपॉन एम प्लस एन प्लस के इंटू ये एम प्लस के, और वहां से बन गया एन, गया ये आ गया एम अपॉन एम प्लस एन। नेक्स्ट, तो लगता है आगे कुछ नहीं है, शायद एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, उस क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि डेटा काफी लेंदी था, मैंने देखा था तो काफी बड़ा सा डेटा लगा था। A lot contain 20 articles, total 20 है. Probability that the lot contains exactly 2 defective articles is 0.4. And probability that the lot contains exactly 3 defective articles is 0.6. Articles are drawn
from the lot at random one by one without replacement and are tested till all the defective articles are found. What is the probability that the testing procedure ends at the 12th testing? हाँ, बड़े प्रॉब्लम का एक ही चीज है कि बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद मिक्सअप हो जाता है. Lot contains 20 articles. B said. Probability that the lot contains exactly two defective articles is 0.4 and exactly two defective articles is 0.6. अच्छा, एक चीज तो मैं एनालाइज कर गया. यहाँ पे दो केस है. टोटल प्रोबेबिलिटी में मैंने एनालाइज किया कि लॉट हैज एग्जैक्टली टू डिफेक्टिव और लॉट हैज एग्जैक्टली थ्री डिफेक्टिव. इस पे कुछ करना है. लेकिन एक बच्चे ने बोला बीच में प्लस क्यों डाल रहे हो. मैंने ये थोड़ा सा एनालाइज किया था. 0.4 0.6 मिला के 1 होता है. मतलब ये दोनों के अलावा फोर्थ डिफेक्टिव आइटम होगा उसका तो चांस ही नहीं होता है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव वाला केस तो हो गया है. यहाँ पे एग्जॉस्टिव हो गया, एक्सक्लूसिव का तो कुछ कह नहीं सकते हैं. आर्टिकल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द लॉट एट द रैंडम वन बाई वन. मतलब एक एक करके निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट. मतलब उसको अंदर नहीं डाला. मतलब पहला आर्टिकल दूसरा एंड आर टेस्टेड टिल द डिफेक्टिव आर्टिकल्स आर फाउंड. टेस्टेड टिल डिफेक्टिव मतलब जब तक मान लो कि पहले और दूसरे में दो डिफेक्टिव आ गए. जैसे पहला निकाला डिफेक्टिव, दूसरा निकाला डिफेक्टिव, तो वहीं पे रोक देना है. या तो पहला निकाला डिफेक्टिव, दूसरा निकाला अच्छा, तीसरा अच्छा, चौथा अच्छा, पांचवा अच्छा, छठा डिफेक्टिव आ गया तो रोक दो. ये कहना चाहता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टेस्टिंग प्रोसीजर एंड्स एट द 12th टेस्टिंग. मतलब 12वें टेस्ट में तो उसे खत्म हो जाना है, चाहे ये केस हो चाहे वो केस हो. चलो देखते हैं क्या आएगा. जो मैं बेसिक समझ पा रहा हूँ, टेस्ट एंड हो जाना चाहिए 12th टेस्ट. 12th में एंड होना चाहिए. तो यहाँ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एट 12th टेस्ट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आई लिख देते हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जे इन फर्स्ट 11 टेस्ट. फर्स्ट 11. अब कोई बच्चा बोलेगा ये आपने कैसे सोचा फर्स्ट 11 में. ये मैंने पढ़ा ना कि आर्टिकल एक एक करके निकाल रहा है, एक एक करके निकाल रहा है. तो कह रहा है कि 12वें टेस्ट में डिफेक्टिव आर्टिकल पता चल जाना चाहिए. 12वें टेस्ट में डिफेक्टिव आर्टिकल पता चल जाना चाहिए. ठीक है. हाँ यही तो कह रहा है. तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. 12. तो ये तो डिफेक्टिव वाला स्लॉट है. अब पहला डिफेक्टिव आर्टिकल, पहले केस की बात करते हैं, सब हटा देते हैं, ये सब रफ करते हैं. पहले केस की बात करता हूं मैं कि पहले केस में कैसे ढूंढेंगे. तो पहले केस के लिए तो 20 आर्टिकल है, दो डिफेक्टिव है तो 18 हो गए नॉन डिफेक्टिव. तो पहले तो पहला डिफेक्टिव आर्टिकल ढूंढते हैं कि कहीं पहले एक काम करते हैं. पहले दो में से कोई भी एक डिफेक्टिव आर्टिकल निकाल लिया. फिर 18 में से कोई भी 10 डिफेक्टिव आर्टिकल निकाल लिया. ये 11 डिफेक्टिव आर्टिकल निकल गए. इनके टोटल सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी जो है, ठीक है, टोटल सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है कि 20 में से ये 11 डिफेक्टिव आर्टिकल्स समझ में आ गए. अब मैंने सोचा ये 11 आर्टिकल्स को मैं अरेंज कर देता हूँ. तो ऊपर 11 फैक्टोरियल से, तो नीचे भी मुझे 11 फैक्टोरियल डालना पड़ेगा. इसलिए डालना पड़ेगा
कि नीचे भी टोटल में जब हम जाएंगे 20 में से 11 आर सिलेक्टेड एंड ऑल दोज 11 आर अरेंज्ड, ठीक है ना। तो ऐसे 11 में D1, फिर गुड, G1, G2, G3, G4, G5, G7, G9, G5, G6, G11, G10 ऐसे आ जाएगा। अब D1 में भी पहले भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। मान लो कि इधर G6 आ गया और D1 डिफेक्टिव 1 यहाँ पे आ गया, ये D1 एंड D2, तो इनको 11, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब हम 12th वाला टेस्ट कर रहे हैं, तो 12th वाले टेस्ट में एक डिफेक्टिव तो पता चल गया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपको कैसे पता चला कि पहले D1 आया और बाद में D2? नहीं नहीं, मे बी D1 वाला जो है यहाँ पे पकड़ा जाए, D2 वाला पहले आ जाए, इसीलिए तो मैंने 2C1 लिखा कि दो में से एक डिफेक्टिव यहाँ पे पकड़ा गया। बचा एक डिफेक्टिव, वो यहाँ पे आ जाएगा, बरोबर। एंड डिवाइडेड बाय टोटल कितने बच गए, तो 10 एक 11 हो गए, तो 9 बच गए, मतलब ऑब्जेक्ट आर्टिकल्स। 9C1 1C1 अपॉन ये 12वें टेस्ट में आ गया। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट 12th टेस्ट इज कंप्लीटेड, बोथ द डिफेक्टिव आर्टिकल्स आर ऑब्टेन्ड, तो 0.4 आ गया। अब एक बच्चा जरूर एक सवाल उठाएगा कि सर ये मेरे को लाइन नहीं समझी, यहाँ समझने की कोशिश करो। यहाँ पे थोड़ा लॉजिक है। आप यूं कहो ना, कॉम्बिनेशन भी आ गया, परम्यूटेशन भी आ गया, और बहुत सारी चीजों को एक साथ दिमाग लगाना है। अब देखो, बहुत सीधी सी बात है, कितने डिफेक्टिव है, ध्यान लगाओ, 3 डिफेक्टिव है। 12वें टेस्ट में तीसरा डिफेक्टिव पकड़ा जाएगा। अब तीसरा मतलब ये नहीं कि अभी इसको थोड़ा काट देते हैं, 20 में 3 डिफेक्टिव, मान के चलो A B C उनके नाम है, और 17 अच्छे नॉन डिफेक्टिव। हो सकता है 12वें टेस्ट में C पकड़ा जाए, इसका मतलब कि पहले 11 के टेस्ट में A और B पकड़े जाने चाहिए। अब चाहे वो 10 और 11 नंबर पे पकड़े जाए, चाहे पहले और 11वें नंबर पे पकड़े जाए, चाहे दूसरे और 5वें नंबर, कहीं पर भी पकड़े जा सकते हैं ना। तो इसीलिए 3 में से 2 डिफेक्टिव बल्ब ले लिया, मतलब और ये आर्टिकल्स ले लिया। 3 में से 2 डिफेक्टिव आर्टिकल ले लिया, बचे 17 में से 9 डिफेक्टिव आर्टिकल ले लिया। 9 2 11 आर्टिकल्स को मैंने अरेंज कर दिया, तो डिफेक्टिव समझो बी और सी कहीं पर भी अरेंज हो जाएंगे, वो उनकी लोकेशन डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल में कितना आएगा, 20 आर्टिकल से किसी भी 11 आर्टिकल को निकालने हैं, उन 11 को अरेंज करना है। तो इस 11 फैक्टोरियल का मीनिंग खत्म हो जाता है, ठीक है। अब 12वें टेस्ट पे आते हैं। ये तो हमने टोटल कितने टेस्ट कर लिए, 11 टेस्ट कर लिए। तो 12वें टेस्ट पे जैसे आएंगे, तो 12वें टेस्ट पे क्या होगा कि बचा हुआ कितना डिफेक्टिव है, मान लो ए और सी पकड़ा गया, बचा हुआ एक डिफेक्टिव है, एंड टोटल कितने हैं, तो यहाँ से 9 गए, तो यहाँ से 8 बच गए, -9, और ये एक बच गया, तो 9 ये आ गए इनटू द डिफेक्टिव आर्टिकल इज 0.6। हो सकता है एक बच्चा कहे कि नहीं समझा, कैसे आपने लिखा सर, उसको थोड़ा लिख के दिखाओ ना। तो इसे मैंने ऐसे सोचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव is like probability of first defective will be caught will be caught will be obtained in first 11, and probability of 12th second defective defective at 12th spot। ये पहले का हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव इनटू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 2 डिफेक्टिव
will be in first 11 into probability of third defective at 12 spot। कह रहा है ना कि 12 स्पॉट पे डिफेक्टिव पकड़ा जाना चाहिए। ये आ गया, लेकिन कैलकुलेशन तो देख के मुझे डर। लेट मी डू द कैलकुलेशन वंस अगेन। 2C1 multiplied by 18C10 divided by 20C11 into 1 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल तो कट ही हो रहा था। 2C1 multiplied by 18C10 divided by 20C11 into 11 into 1 by 9 into 0.4, then 3C2 17C9 divided by 20C11 into 1 by 9 into 0.6 to 18 factorial divided by 10 factorial, 8 factorial, 20 factorial, 11 factorial, 9 factorial, 1 by 9 into 0.4, 3C to 3, 17 factorial, 9 factorial, 8 factorial, 20C11, 20 factorial, 11 factorial, then 9 factorial, 1 by 9 into 0.6. Now first of all I am going to solve this. 2 into 18 factorial, 10 factorial, 8 factorial divided by 20 into 19 into 18 factorial, 11 into 10 factorial, 9 into 8 factorial into 1 by 9 plus 0.4. So let me do the calculation this first. 10 factorial cancel with 10 factorial, 8 factorial cancel with 8 factorial, then 18 factorial cancel with 18 factorial, this 9 cancel with 9 into, this is into then 2 cancel with this, so it is going to be that 11 comes in numerator, 11 upon 190 into 0.4। so ये तो हो गया 4.4 डिवाइडेड बाई 190, ये एक पार्ट आ गया। देन नेक्स्ट पार्ट ये वाला है प्लस प्लस वाला, तो 3 इंटू, ठीक है, इसे अब मैं इस पार्ट को भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लस 3 इंटू 17 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 फैक्टोरियल को लिख देता हूँ 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल, ताकि ये 17 फैक्टोरियल निपट जाए। 9 फैक्टोरियल तो वैसे भी 9 फैक्टोरियल के साथ जा रहा है, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो ये तो वैसे भी चला गया था। 8 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 9 इंटू 0.6 ये था। 8 फैक्टोरियल गया, फिर 2 जा, ये 2 जा, फिर 17 फैक्टोरियल गया, फिर 3 6, ये 9 को काट देते हैं, यहाँ पे 6 आ गया। 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 19 12 19, 12 जा, 12 9 जा 108, 8 कैरी किया, 22 222, तो प्लस ये पार्ट का आंसर है, ये 11 ऊपर जाएगा, नीचे 228 आ जाएगा इंटू 0.6। अब मेरे पास एक काम करते हैं, 11 तो कॉमन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में जाते हैं,
बेस डालते हैं। आई एम गेटिंग लाइक 11 इंटू 0.4, जिसको मैंने 4.4 लिखा था, अपॉन 190 प्लस 11 इंटू 0.6 अपॉन 228। 11 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे आएगा 0.4 अपॉन 190 प्लस 0.6 अपॉन 228। ये हमने कर दिया। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर एक कैलकुलेशन बड़ा सा आ गया। अब दोनों में कॉमन 192 भी अगर मैं कॉमन निकालूं, 0.4 0.6 0.2, इसे थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। 0.2 अपॉन 2 से काटा तो 29 जा, फिर 95 हो गया। 0.3 अपॉन 114। अब यहाँ पे 114 के साथ 2, ये 8, 2 2 228, 22.8 प्लस 93 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 28, 28.5 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 114 हो गया। 11 इंटू, ये हो जाएगा 28.5, 1 कैरी किया, 151.3, 95 इंटू 114। किसी से कटेगा? 19 के टेबल में कट सकता है अगर मैं ट्राई करूँ तो। 19 5 है, फिर 19 से कटा तो 51 तो नहीं, 57 आता है। नहीं, 19 से तो नहीं कटेगा। इनफैक्ट 9 से काट सकते हैं। 9 से ये नहीं कटेगा। 5 से काटे तो ये नहीं कटेगा। 30 से भी नहीं कट रहा है। हाँ, इसे काट सकते हैं। 95 को अगर नहीं काट सकते तो 3 से इसे काट सकते हैं। 3 1 जा 3। थोड़ा देखते हैं कैलकुलेशन कुछ। 11 बाई 228 आ रहा है। 11 बाई 190, 11 इंटू 0.4 का कैलकुलेशन चेक करते हैं। 11 इंटू 0.4 बाई 190, 11 इंटू 0.6 बाई 228। सो ये तो सही आ रहा है, ये आंसर तो सही है। कैलकुलेशन फिर एक बार चेक कर लेते हैं। 2 से कट किया 0.2, 2 से कट किया 0.3, यहाँ पे 114, यहाँ पे 95, 95। इसका मल्टीप्लाई किया, ये भी सही आ रहा है। ठीक है, ये तो करेक्शन करेक्ट आ रहा है आंसर्स। 22.8, 28.5, 22.8 is 51.3 हो गया, ये करेक्ट है। अच्छा, 9 से अगर मैं ट्राई करूँ तो 9 95 से काटने के लिए 95 3 चाहिए, तो 3 तो आएगा ही नहीं। 7 8 कुछ भी करो, 0 ही आने वाला है। लेट मी चेक 1 सेकेंड।
अगर मैं इसे कर देता 4/1900 प्लस 6/2280, 11। कैलकुलेशन काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज अभी जब मैंने देखा इसका आंसर, तो बुक में 99/1900 दिया था। 1900 तो आ गया है यहाँ पे 28। So let me check the answer. What are the options? Yes, one of the option is 99/100. My calculation is almost right. So the answer is 99/100. 99/1900. But I'm not getting that answer actually. उससे अगर मैं इसे काटू भी, 1 ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 30, 4 7 जा 28, फिर 475। अगर मैं 6 से भी काटूं तो 1 इट इज गोइंग टू बी 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, फिर 48, 6 8 जा 11, 380 प्लस 475 डिवाइडेड बाई 475 into 380, 11 into 5, 15, 5 8, 475, 380, कैंसलेशन बाई कर लेते हैं 5 से कट किया तो 4 5 9 या 45, 95, 5 से कट किया तो 5 1 या 5, 35 7 171, 19 से कट करते हैं 19 5 प्लस ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है 11 इंटू, ये देखो इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये ऐसे आ रहा है 11 इंटू 190, 11/190 इंटू 0.4 प्लस 11/228 इंटू 0.6। सो 11 इंटू 0.4/190, 11 इंटू 0.6/228। तो फिर मैंने 11 कॉमन ले लिया है, यहाँ पे देखो 11 मैंने कॉमन ले लिया है, 11 मैंने कॉमन ले लिया है, और 0.4 पॉइंट हटा के यहाँ पे 1900, यहाँ पे 2280 कर दिया है, ठीक है। फिर उसका कैंसलेशन कर दिया है, कैंसलेशन करने के बाद एलसीएम लिया है, एंड हियर आई गॉट द न्यू आंसर, एंड दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, because it was asked in one of the IIT paper and the options were like 99/1900, ये भी ऑप्शन में था। सो मैंने उस पेपर से वेरीफाई किया तो मुझे पता चला कि मेरा जो आंसर प्रीवियस आ रहा था वो राइट नहीं था, तो ये उसका राइट आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट बट देयर वाज सम कैलकुलेशन एरर। सो थैंक यू वेरी मच।